मूवी के शुरू में हमें एक स्कूल वैन को एक सुनसान सड़क पर चलते हुए दिखाया गया है और इसी के साथ हम ये भी देखते हैं कि उसी सड़क के किनारे एक और गाड़ी खड़ी है। वो गाड़ी शायद वहाँ इसलिए है कि उसका टायर पंचर हो गया है। गाड़ी में मौजूद लड़की अपने फियांसे किमसो से बात कर रही होती है कि इसी दौरान वो वैन ड्राइवर उसके पास आता है और पूछता है कि क्या हुआ है, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। वो लड़की उसे बताती है कि मेरी कार का टायर पंचर हो गया है और मैंने कार मैकेनिक्स को फोन कर दिया है, वो किसी भी वक्त यहाँ पर आते ही होंगे। लेकिन वो आदमी फिर भी जिद करता है कि मैं तुम्हारा टायर देख लेता हूँ। दूसरी तरफ फोन पर मौजूद उसका फियांसे उसे उस आदमी के लिए अलर्ट कर देता है, तुम अपनी एहतियात करना। और कुछ देर कॉल के बाद वो फोन बंद कर देता है। वो वैन ड्राइवर वापस आता है और बताता है कि उसका टायर बिल्कुल बैठ चुका है। तब वो लड़की उसे कहती है कि मदद के लिए शुक्रिया, अभी कार मैकेनिक से कोई भी आ जाएगा। के बाद वो आदमी अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वो आदमी काफी देर तक अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं करता बल्कि वहीं पर खड़ा रहता है, जिससे उस लड़की को भी शक होने लगता है। इससे पहले कि अब वो लड़की गाड़ी स्टार्ट करती, वो आदमी लड़की की गाड़ी की विंडो पे हैमर से अटैक कर देता है और गाड़ी के अंदर जाकर लड़की को भी जख्मी कर देता है। और अब वो आदमी उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। अब जब वो लड़की होश में आती है, उस आदमी को देख के वो समझ जाती है कि वो आदमी उसे मारने वाला है। लड़की उस आदमी से अपनी और अपने बच्चे की जिंदगी की भीख मांगती है क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही होती है। लेकिन वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता और उसे बहुत भयानक मौत देता है और उसके बॉडी के पार्ट्स अलग-अलग कर देता है। कुछ दिन गुजरते हैं और पुलिस को उस लड़की की बॉडी के पार्ट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर उस लड़की के फादर, जो कि एक डिटेक्टिव होते हैं, इस बात पर बहुत शॉक और दुखी होते हैं कि वो एक डिटेक्टिव होने के बावजूद अपनी बेटी को नहीं बचा पाए। और इसी के साथ उसका फियांसे किमसो, जो कि उससे बहुत प्यार करता था, फिर भी अपनी फीलिंग किसी से भी शेयर नहीं करता, वो बिल्कुल खामोश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि किमसो अपने काम से 2 हफ्तों की छुट्टी लेता है, जो कि एक इंटेलिजेंस एजेंसी में काम करता है। इसी के साथ अब नेक्स्ट सीन में हम किमसो को एक एजेंट से मिलते हुए देखते हैं, जो कि उसे एक कैप्सूल देता है और उसे कहता है कि अगर ये किसी की बॉडी के अंदर रहे तो उसकी सारी बातें और लोकेशन हमें पता चल सकती हैं। अब किमसो अपने फियांसे के फादर से मिलता है, जो कि एक डिटेक्टिव हैं। वो उसे ऐसे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं जो पहले ऐसे केसेस से रिलेटेड रहे हों। वो उनसे इंफॉर्मेशन लेता है और खामोशी से वहाँ से चला जाता है। अब किमसो उन लोगों को ढूंढने की कोशिश करता है और हम ये भी देखते हैं कि वो 2 लोगों को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर भी करता है, लेकिन उसे यकीन हो जाता है कि इन दोनों में से कोई इन्वॉल्व नहीं और वो तीसरे की तरफ बढ़ता है और आए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। और जैसे जैसे वो वहाँ की तलाशी लेता है तो वहाँ के ड्रॉअर से उसे कुछ लड़कियों का सामान मिलता है और बाकी तलाशी के दौरान आखिर में किमसो को अपने फियांसे की रिंग मिल जाती है। रिंग को देखकर किमसो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसको ये भी कंफर्म हो जाता है कि ये घर उसी कातिल का है। यहीं पर सीन मूवी में किलर की तरफ शिफ्ट होते हैं, जो कि अपनी स्कूल वैन में कुछ लड़कियों को लिए कहीं जा रहा होता है। कार में मौजूद जैंग एक लड़की को पसंद करता है, इसलिए नहीं कि वो उसे अच्छी लगती है बल्कि उसे ग्रैब करने के लिए। फिर दिखाया जाता है कि उसकी वैन में से एक लड़की मिसिंग है। जैंग उस लड़की को अपने घर ले आता है। आगे बढ़ ही रहा होता है कि उसको कोई पीछे से आवाज देता है। किमसो अपना नाम सुनकर बाहर की तरफ जाता है और अब जैंग किमसो से पूछते हैं कि क्या तुम अकेले हो, लेकिन इस बात पर किमसो बिल्कुल खामोश रहता है। और फिर जैंग को लगता है कि वो एक पुलिस वाला है, लेकिन वो हैरान होता है इस बात पर कि कोरियन पुलिस ने उसे इतनी जल्दी कैसे पकड़ लिया। जैंग किमसो के किसी जवाब का इंतजार नहीं करता और जोर से चिल्लाते हुए किमसो पर हमला करने के लिए भागता है, लेकिन वो किमसो पर हमला नहीं कर पाता बल्कि किमसो उसे बहुत बुरी तरह मारता है। वो भी किमसो को मारता है, लेकिन इतनी ज्यादा बुरी तरह नहीं। अब लड़ाई के आखिर में किमसो जैंग का मुंह एक बहुत बड़े प्लास्टिक से कवर कर देता है और अभी वो मरने ही वाला होता है तो जैंग उसे छोड़ देता है। किमसो जैंग को बड़े पत्थर से भी मारने लगता है, लेकिन फिर भी वो कुछ सोचकर उसे छोड़ देता है और एक कैप्सूल जो उसके पास होता है किसी को भी ट्रैप करने के लिए वो उसके मुंह में डाल देता है। जैंग को होश आता है तो वो अपने पास कुछ पैसे देखता है। वो पैसे देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है कि किमसो साइको है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर रास्ते में उसे एक टैक्सी मिलती है जिसे वो लिफ्ट मांगता है, लेकिन वो टैक्सी वाले भी उस जैसे ही होते हैं। वो किसी को मारकर कहीं गिराने जा रहे होते हैं, यानी कि उनकी कार की बैक साइड पे एक लाश होती है जिसे वो ठिकाने पर लगाने जा रहे होते हैं। यहीं पर मूवी में हम देखते हैं कि किमसो जैंग का पीछा कर रहा होता है उस ट्रैकर की मदद से जो उसने उसके अंदर डाला था। जैंग क्योंकि अब जख्मी होता है
है तो वो एक क्लिनिक पर जाता है जहाँ पर उसकी नजर एक लेडी पर पड़ जाती है जो कि नर्स होती है। जैंग उस नर्स को थ्रेट करना स्टार्ट कर देता है। जैंग की मिन्नतें करती है कि उसे यहाँ से जाने दिया जाए, लेकिन जैंग एक साइको होता है, वो उसे कहीं भी नहीं जाने देता। और इतने में ही वहाँ पर किमसू आ जाता है। किमसू जैंग के सर पर वार करता है और उसके बाद उसकी बहुत पिटाई करता है। और जब वो बिल्कुल मरने के करीब होता है, किमसू जैंग को छोड़ देता है और नर्स से कहता है कि तुम उसकी पट्टियाँ करोगी। इसी के साथ साथ किमसू जैंग के कान में कहता है कि यह भी खत्म होने वाला नहीं, बल्कि यह भी बहुत बुरा होगा, तुम बस इंतजार करो। बाद किमसू जैंग के पाँव को बहुत बुरी तरह जख्मी कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैंग एक गाड़ी में से घिसटता हुआ नीचे उतरता है क्योंकि उसका पाँव बहुत बुरी तरह जख्मी होता है और वो बहुत बुरे तरीके से रो रहा होता है। जैंग किमसू के बारे में सोचने लगता है कि किस तरह हर बार उसे उसका पता चल जाता है और वो कौन है और उसे क्यों मारना चाहता है। और फिर उसे खुद ही ख्याल आता है कि शायद वो उनमें से किसी एक का एक करीबी है जिसको उन्होंने मारा था। इसी सीन में हम ये भी देखते हैं कि जैंग को इस बारे में शक हो गया है कि शायद उसके पास कोई ट्रांसमीटर है। वो अपने जूता और अपनी गाड़ी देखता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। वो उठता है और अपनी गाड़ी लेकर कहीं दूर चला जाता है और वहाँ से अपनी गाड़ी चेंज करता है। वहाँ से सीन किमसू की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पर उसे अपने फियांसे के डैड की कॉल आती है। उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम किलर का पीछा छोड़ दो, अब उसके साथ जो कुछ भी करना होगा वो पुलिस करेगी। लेकिन किमसू ये नहीं करना चाहता। किमसू उसे तड़पा कर मारना चाहता था। अब हमें जैंग के घर में उसके दोस्त देखने को मिलते हैं जिसमें एक लड़का और एक लड़की होते हैं। वो दोनों भी लगभग जैंग की तरह ही होते हैं। जैंग अपने दोस्तों को अपने साथ होने वाली सारी कहानी सुनाता है और फिर जैंग के दोस्त उसे कहते हैं कि शायद ये वही है जिनका तुमने मर्डर किया, उनमें से किसी एक का मेंबर या फेलो। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ ये सोच रहा होता है कि वो हो कौन सकता है और अचानक उसे एक अंगूठी याद आती है। उसे सब कुछ याद आ जाता है कि उसे क्यों मारा जा रहा है। यहाँ पर जैंग के घर में एक लड़की होती है जिसे जैंग ने कैद किया होता है। जैंग का दोस्त उसे किचन में ले जाता है। उसके साथ कुछ बुरा करने से पहले ही वहाँ पर किमसू आ जाता है। जैंग का दोस्त बहुत हैरान होता है और उससे पूछता है तुम बगैर आवाज किए यहाँ कैसे आ गए और तुम्हें यहाँ का कैसे पता चला। किमसू उसके सवालों का जवाब दिए बगैर उसकी बहुत पिटाई करता है। लड़ाई की आवाजें सुनकर जैंग भी बाहर आ जाता है, लेकिन किमसू किसी को भी नहीं छोड़ता। वो जैंग के दोस्तों को इतनी बुरी तरह मारता है कि उनको पता चल जाए। यहाँ पर वो जैंग को भी बहुत ज्यादा मारता है। अब अगली सुबह जैंग के घर पे पुलिस आ जाती है और वो उन सबको ले जाती है क्योंकि अब वो सारे जख्मी होते हैं, इसलिए उनको पहले हॉस्पिटल लेके आया जाता है। किमसू को हॉस्पिटल में मिलने उसका वो दोस्त आता है जिसने उसे कैप्सूल दिया होता है। यहाँ पर किमसू का दोस्त किमसू से पूछता है कि तुम उसको छोड़ क्यों नहीं देते, तो किमसू जवाब देता है अभी नहीं, जब तक इसको सबक ना आ जाए तब तक बिल्कुल भी नहीं। अब किमसू का दोस्त पूछता है कि जो मैंने कैप्सूल दिया था वो काम कर रहा है ना, जिस पर वो जवाब देता है हाँ वो काम कर रहा है। यहाँ पर किमसू का दोस्त उसे ये बताता है कि जब तक उसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी वो कैप्सूल काम करता रहेगा। उनकी सब बातें दूसरे बेड पर मौजूद जैंग सुन लेता है और जैसे ही अब किमसू जैंग के पास आता है वो ऐसे बन जाता है जैसे वो अभी तक बेहोश हो। अब किमसू दोबारा जैंग को एक ऐसी जगह पे छोड़ देता है जहाँ पे वो कुछ ऐसा करे जिसका किमसू उसे सबक सिखा सके, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं करता क्योंकि वो अब जान चुका होता है कि उसकी बॉडी में ट्रांसमीटर है। और अब जब जैंग जानता है कि किमसू उसे सुन सकता है तो वो कहता है कि मैंने पूरी जिंदगी में ऐसा खेल कभी नहीं खेला और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन रहे हो। जैंग यहाँ पर ये भी कहता है कि मुझे इस खेल में बहुत मजा आएगा। और यहीं पर जैंग को ऐसे फैक्ट बताता है जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा हिल जाता है। वो बताता है कि मैं जानता हूँ कि किस लड़की की वजह से तुम मेरे से बदला ले रहे हो और मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ कि उस दिन उस लड़की ने अपनी और अपने बच्चे की मेरे से भीख मांगी थी। शायद इस बात का तुम नहीं जानते। अब जैंग ट्रांसमीटर अपनी बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक मेडिकल शॉप पर जाता है और वहाँ से लूज मोशन की मेडिसिन लेकर ले लेता है। जैंग वो कैप्सूल अपने पेट से निकालकर किसी और के पेट में डाल देता है और जब तक जैंग वहाँ पर पहुँचता है किमसू को पता भी नहीं चलता। किमसू के अब जैंग के बॉडी से ट्रांसमीटर निकलने के बाद कोई आइडिया नहीं कि वो क्या करेगा, इसलिए वो उसके दोस्त के पास जाता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होता है। जैंग का दोस्त किमसू को बताता है कि तुम शायद उसका दिमाग नहीं पढ़ पाए, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फैमिली को नुकसान पहुंचाएगा और इसके बाद अगर तुम उसे पकड़ भी लो तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हॉस्पिटल से निकलते हुए जैंग को उसके साथी की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि जैंग ने अभी वायरलेस पे बताया है कि वो एक बहुत जरूरी काम करने वाला है और इसके बाद चाहे उसे पुलिस पकड़ ले उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर किमसू अपने दोस्त से उसकी लोकेशन सेंड करने को कहता है। जल्दी से गाड़ी में बैठ के आगे की तरफ बढ़ जाता है और अब जैसे ही किमसू को जैंग की लोकेशन पता चलती है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। यहाँ पर किमसू को इस बात का यकीन हो जाता है कि जैंग उसकी फैमिली को मारने वाला है। किमसू जैसे ही अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुँचता है तो देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है कि जैंग ने उसकी गर्लफ्रेंड के फादर को बिल्कुल जख्मी कर दिया है और उसकी बहन को तो पूरा मारकर वहाँ छोड़ दिया है। और यहाँ पर किमसू को ये पछतावा भी होता है कि काश वो पहले ही उसे मार देता
और अब जैंग अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि किमसू उसे तड़पा कर मारेगा। वो पुलिस को कॉल करता है और अपनी लोकेशन बताता है और उस लोकेशन पर जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ पर पुलिस उसका ऑलरेडी वेट कर रही होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता जैसे जैंग ने सोचा हुआ होता है। इससे पहले कि जैंग को पुलिस पकड़ती, किमसू उसे चलती गाड़ी में घसीट लेता है और किमसू उसे उसी घर में ले जाता है जहाँ पर जैंग ने किमसू की फियांसी को मारा था। किमसू जैंग को उसी जगह पर बांध देता है जहाँ पर वो सबको मारा करता था। किमसू जैंग को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है। अब जैंग इस टॉर्चर से थक चुका होता है और वो पूछता है कि तुम मुझे मार क्यों नहीं देते, तुम मुझे मार दो। लेकिन किमसू कहता है तुम्हारी मौत ऐसे नहीं है, ऐसे है जैसे मैं दे रहा हूँ। अब यहाँ पर तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द देखोगे। जैसे तुमने लोगों को तड़पाया, तुम खुद तड़पोगे और इस डर का सामना तुम खुद भी करोगे। तो डर तुम और लोगों को देते थे। जैंग किमसू से रिक्वेस्ट करता है कि उसे छोड़ दो, उसे ना मारो, तुमने मेरे साथ पहले ही बहुत बुरा किया है। तो इस पर जैंग कहता है कि मैंने बहुत दर्द सह लिए हैं और किमसू उसे जवाब देता है कि सब अल्फाज पहले तुमने लोगों से सुने होंगे और आज तुम खुद बोल रहे हो, तो बताओ कैसा लग रहा है। यहाँ पर जैंग किमसू से कहता है कि दर्द मेरे अंदर है ही नहीं और ये तुम पहले से ही जानते हो। अब तुम चाहे मुझे मारो, मुझे कोई परवाह नहीं। इसके बाद किमसू वहाँ से उठता है और एक रस्सी दरवाजे पर बांधता है और उसका एक सिरा उसके मुंह में दे देता है। दरअसल जहाँ पर जैंग बैठा हुआ है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लेड है। अगर जैंग कुछ बोलेगा और रस्सी छूट जाएगी तो भी जैंग मर जाएगा और अगर कोई दरवाजा खोलेगा फिर भी रस्सी टूट जाएगी और यहाँ पर फिर भी जैंग मर जाएगा। किमसू के बाहर जाते ही जैंग के घर एक टैक्सी आती है, यानी उसके घर वाले वहाँ पर आते हैं। जैंग उनको रोकना चाहता है कि दरवाजा न खोले, लेकिन वो बोल नहीं सकता क्योंकि अगर वो बोलेगा तो भी मर जाएगा और जब वो उसकी फैमिली दरवाजा खोलती है तो वो ब्लेड उसके ऊपर गिर जाता है और वो कट कर मर जाता है। यहाँ पर किमसू वो सारी आवाजें, वो सारा डर सुनता है जो उसने जैंग को दिए होते हैं और अब वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि वो अपना बदला ले चुका होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी फियांसी को बहुत याद करता है। मूवी की एंड में जैंग जो कि खुद एक डेविल था, उसने भी डेविल को देख लिया था और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।